एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 मार्च के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और 4 सेट मैं आपको दूँगी सामाजिक विज्ञान के, जिसमें पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहेंगे। पूरा पेपर आपका कंप्लीट है और फुल सॉल्यूशन सहित आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पहला है बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से लेकर 5 तक आपके सही विकल्प हैं 1-1 अंक के। पहला है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासन काल के प्रथम यानी कि पहले और अंतिम यानी कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। ये थे ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। दूसरा है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो अवंतीबाई लोधी का संबंध राजगढ़ से था। किस क्षेत्र से था? राजगढ़ क्षेत्र से। तीसरा है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो मनुष्य का कौशल क्या है? भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में मदद करता है। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग करी थी 1934 में। पांचवा है आपका उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। तो न्यायगिरी पर्वत है। उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी जो समुदाय है उसका प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? न्यायगिरी पर्वत। तो कंप्लीट अच्छे से करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 से लेकर 10 तक के जो प्रश्न हैं रिक्त स्थान है 1-1 अंक के। तो छठा है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में डेड्डेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो बंगाल, कहाँ की? बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। 7वां है केसरी अखबार डेड्डेस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो केसरी अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। 8वां है एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डेड्डेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर होता है दोनों के बीच, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आपका 9वां है संसदीय शासन पद्धति में डेड्डेस अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। तो संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। आपका 10वां है बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डेड्डेस बनाए। तो क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। तो चलिए अब हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके 11 से 16 तक 2-2 अंक के। 11वां है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? 12वां है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? 13वां है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? 14वां है विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम बताने हैं आपको। 15वां है संघवाद से क्या तात्पर्य है? 16वां है न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? तो पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 सेट बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किए हैं। कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। और लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 से 22 तक 3-3 अंक के। तो 17वां है रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? और अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? और 19वां है किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। 20वां है स्थानांतरी कृषि क्या है?
इस कृषि की क्या हानियां हैं? 21वां है आपका, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन से हैं? 22वां, सरकार के तीनों अंगों का नाम लिखें और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आपको सरकार के 3 अंगों के नाम बताने हैं, साथ में कौन-सा अंग लागू किया जाता है ये भी बताना है। तो सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, बस पूरा वीडियो कंप्लीट आपको करना है। अब आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं 23 से 26 तक 5-5 अंक के। तो छठा है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलाने से जनता को क्या-क्या लाभ हुए हैं? सभी को मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। और 24वां है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के योगदान का वर्णन आपको करना है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें किन महापुरुषों ने योगदान दिया है, साथ में उनका नाम भी बताना है। और आपका 25वां है, भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन की परिभाषा बतानी है, साथ में भूस्खलन को रोकने के उपाय भी आपको लिखना है। और 26वां है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये हम आंसर में अच्छे से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 26 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और अगले वीडियो में सेट बी, सेट सी और सेट डी फुल सॉल्यूशन के साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो भरोसा रखें, जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं कंप्लीट आप अच्छे से करें। यदि अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है तो जो 4 सेट बताऊंगी वो आप पढ़ के जाइए। आप भरोसा रखिए 40 से 45 अंक आपको प्राप्त होंगे। और यदि आपने तैयारी की है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो 60 में से आपको 55 और उससे अधिक अंक प्राप्त होंगे। लेकिन आप अच्छे से मेहनत करें और पूरे प्रश्न को कंप्लीट करें। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है? तो इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ है, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट आपको लेना है और कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। तो कंप्लीट अच्छे से कर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपका ये 13वां और 14वां प्रश्न है, तो समझ लेते हैं दोनों प्रश्नों को अच्छे से। तो ये आपका यहाँ से 14वां जो प्रश्न है, सॉरी 13वां है ये आपका यहाँ से, भूमि के महत्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है? तो भूमि हमारे जीवन का आधार है। क्या है भूमि? हमारे जीवन का आधार है। बिना इसके हम आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भूमि क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। भूमि के बिना क्या है? कुछ भी संभव नहीं है। इससे हमें आवास मिलता है, यानी कि रहने की जगह, खाना पीना सब कुछ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से प्राप्त होता है। और 14 विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम बताने हैं। तो श्रीलंका है पहला, क्या है? श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया चाय के प्रमुख उत्पादक ये देश हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ, अच्छे से आप समझते चले सभी प्रश्नों को। और यहाँ से ये आपका 15वां प्रश्न है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। क्या है? सरकार का वह रूप है संघवाद जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। और न्यूनतम वेतन से क्या सही है? तो न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौता या व्यक्तिगत अनुबंध से काम नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम वेतन कहते हैं। तो समझने का अच्छे से आप प्रयास भी करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका ये 17वां, रोलेट कानून
भारतीयों ने रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? तो रोलेट कानून का विरोध किया था। इसके खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। तो समझ में आया होगा कि इसलिए विरोध किया गया था। विरोध किया गया था इसलिए क्योंकि इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस से ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और ये आपका 18वां, अंग्रेज के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर हैं? तो निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे तथा शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियां, बाग, मिलें, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इसलिए वहां पे क्या थे, नए नए अवसर मिले थे निम्न जातियों के लोगों को। तो ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, कंप्लीट अच्छे से करें। और ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताने हैं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है जैव मंडल निश्चय। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किए। क्या किया था? राष्ट्रीय उद्यान क्यों आरंभ किया था? क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किया। और जैव मंडल निश्चय इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की ओर। स्थानांतरण किसे क्या है, इसकी हानियां आपको बतानी है। तो स्थान बदलकर यानी कि एक निश्चित अवधि के बाद स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरण कृषि कहलाती है। इससे पहली हानि है मृदा अपरदन होता है, दूसरा है वनों का ह्रास होता है, तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम अगला प्रश्न समझेंगे। यहाँ से ये आपका 20वां है। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी पूर्व के आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे नाम ज्यादा दिए गए हैं आपको। आप यहाँ से 2-3 नाम लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। जो नाम आपको सरल लगे वो आपको लिख देना है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, इस तरह से आपको नाम लिख देना है। 22वां है आपका, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। और जो कार्यपालिका है ऐसे लोगों का समूह है जो क्या है, कानूनों को लागू करने का, शासन चलाने का काम देखते हैं। समझ में आया होगा अच्छे से। संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनमें से कौन सा जो कानून का अंग है जो काम करने के लिए लागू होता है? तो क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और ये 23वां है आपका, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलाने से जनता को क्या लाभ हुए? पहला लाभ है यात्री का सुलभ साधन। रेलगाड़ियों ने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में आसानी प्रदान की गई है। यानी कि जहाँ पे 1 घंटा लगता है वहाँ आधे घंटे में रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और दूसरा है आपका वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि। रेल मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामानों के आदान प्रदान एवं कृषि उत्पादकों को शहरों तक पहुंचाने का सरल काम किया है। किस तरह से किया है इसने? कि देखिए, एक शहर से दूसरे शहर में यदि हम जाएंगे तो
हम किसके द्वारा जाएंगे? रेलगाड़ी के द्वारा हमारे सामानों का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। साथ में वहाँ से जो कृषि उत्पादक शहरों तक पहुँचाना भी सरल इसने किया है। तो आप समझ गए होंगे एक देश से दूसरे देश तक हम किस तरह से हमारे जो सामान है, कृषि उत्पादक है, उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है रेलगाड़ियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा है। जो रेलगाड़ी है उसने क्या है, देश के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा है, यानी कि साधन है तो हम किसी भी देश में आ जा सकते हैं और रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ा है। तो समझ गए होंगे आप, सरल है, ज़्यादा करिए। यहाँ से आपका 24वां प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका भूस्खलन से आशय, तो भूस्खलन का आशय पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों, मिट्टी या मलबे के अचानक नीचे की ओर खिसकने से। यह प्राकृतिक आपदा अक्सर पहाड़ी या ढलानदार इलाकों में होती है और इसके ये रोकने के उपाय हैं आपके। पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। दूसरा है भूमि को खिसकाने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तीसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और ये 26वां है आपका अंतिम। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए हैं सभी को कंप्लीट कर लेना है और भरोसा रखें। 4 सेट दूंगी आपको हर एक सब्जेक्ट के। चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो चारों सेटों को अच्छे से आपको पढ़ लेना है।